आज ही का दिन था, 13 अप्रैल की तारीख थी, लेकिन साल था 1919, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक ऐसा नरसंहार हुआ जो इतिहास की सबसे दर्दनाक गूंज बनकर आज भी हमें सुनाई देता है। दरअसल आज के दिन ही हम उन शहीदों को याद करते हैं और उनकी शहादत के रूप में 107वें शहादत दिवस के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम पूरा देश कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या घटना थी, इसके पीछे का इतिहास क्या था, कारण क्या था और इस घटना का इंपॉर्टेंस क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इतिहास में जिस घटना को जानते हैं वो वास्तव में था क्या। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस समाचार के आलोक में। देखिए, समाचार यही है कि 107वां जो है वहां पर शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट जो कि 1951 में इसको बनाया गया था, 1951 में जलियांवाला बाग में जो हमारे देश के जो शहीद लोग हुए थे उनकी याद में इस स्मारक पर यहाँ पर उसको उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन जानते हैं कि वास्तव में ये क्या था, पूरी की पूरी घटना क्या थी। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके पीछे के कारण क्या थे। तो आइए एक एक करके कारणों पर चर्चा करते हैं। क्या एक कारण सिर्फ जिम्मेदार था या कई चीजें उसके लिए जिम्मेदार थी। तो देखिए, इस घटना की पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे तो उस समय का जो दौर था, उस दौर से पहले अगर आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसे, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो औपनिवेशिक शक्तियों ने कुछ ऐसे कानून यहां पर इंप्लीमेंट किए थे जिसकी वजह से कि यहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह ना होने पाए, क्योंकि एक साथ वो कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून लाए जिसमें से एक कानून जिसका नाम हम जिसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के नाम से जानते हैं। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जो भी प्रोविजंस थे उसको एक स्थायी कानून से रिप्लेस कर दिया गया जिसको कि हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। इसको काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको राजद्रोह के आरोप में बिना किसी एविडेंस के 2 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इससे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ जो प्रदर्शन था वो भी नहीं हो सकता था। तो इसको एक तरह से जो स्वतंत्रता थी ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन की, उसको कंट्रोल करने के एक कानून के रूप में जाना गया और इसका काफी मुखर विरोध हुआ। अब रोलेट एक्ट का जो विरोध था, उस रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी काफी अग्रणी थे। तो उन्होंने एक अहिंसात्मक सत्याग्रह की जो है उसका आह्वान किया। अब अहिंसात्मक जो सत्याग्रह है उसका आह्वान किस तरह से हुआ? तो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने एक हड़ताल के माध्यम से इसकी शुरुआत की। किस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अब इसकी देश में हर जगह इस हड़ताल के समर्थन में लोग आगे आ रहे थे, रोड पर उतर रहे थे। इसी में पंजाब में भी आप देखेंगे तो एक घटना घटती है 9 अप्रैल के दिन। 9 अप्रैल को सत्याग्रह के समर्थन में ही कुछ लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें से ही इसी दौरान एक घटना घटित होती है। क्या? तो रोलेट एक्ट अधिनियम का विरोध तो हो ही रहा था जगह जगह, साथ साथ 2 नेताओं की पंजाब में गिरफ्तारी होती है जिसमें कि एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और एक डॉक्टर सत्यपाल थे। अब इनकी गिरफ्तारी भी हुई और इनको किसी अननोन जगह पर ले जाया गया। तो जनता आक्रोशित हो गई और 10 अप्रैल के दिन हजारों लोग जो है वो सड़कों पर उतर आते हैं। इसी दौरान क्या किया गया? मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ लगाने की वजह से एक तरह के सैन्य कानून की स्थिति बन गई और साथ साथ जो यहाँ का ब्रिगेडियर जनरल था, जनरल डायर को इसका अधिकार दे दिया गया कि भाई आप इस मार्शल लॉ का पालन करवाइए। बहुत सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको ये पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इसी दौरान एक घटना घटित होती है जलियांवाला बाग, जो कि मार्शल लॉ की बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो लगा भी दिया गया, लेकिन बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि जो ब्रिटिश जो कागजात हैं जो पाए गए हैं अभिलेखागारों में, हालांकि वो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से ही उसको तैयार करवाएंगे, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये राजनीतिक सभा थी। लेकिन फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। अब उस जो की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी थी उसमें बिल्कुल निहत्थी भीड़ थी, किसी तरह का अस्त्र शस्त्र वो लोग साथ में नहीं रखे थे। उस पर आदेश दिया गया कि इस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाया जाए और निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जाती है। 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें निकलने का एक ही रास्ता था, उस रास्ते को भी रोक दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और 1000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो ये जलियांवाला बाग की जो घटना है वो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हुई थी और इसी अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, जो कि स्वर्ण मंदिर के करीब ही स्थित है।
अब यहां पर इस घटना का जो प्रभाव था वो दूरगामी प्रभाव था। इसके अलावा एक कारण और माना जाता है कि युद्ध के बाद जो निराशा की स्थिति थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में जो पॉलिसीज उनकी हैं उस पॉलिसीज में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा जो भारतीयों के पक्ष में होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सुधारों की उम्मीद लगाए बैठी जो जनता थी, उसको जब मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है जो 1917 में, तो वो उस उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है, क्योंकि ऐसा कोई सुधार उनको होता हुआ दिखता नहीं है। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे ज्वलंत घटना होती है जलियांवाला बाग में निर्दोष 1000 से ज्यादा लोगों की जो हत्या है, उसने इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आग बन गई जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को जिसने एक नई दिशा दी। अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ, तो बोअर युद्ध में महात्मा गांधी को एक उपाधि मिली थी जिसको कैसरे हिंद कहते हैं। अब उस उपाधि को महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उन्होंने उसको वापस कर दिया। साथ साथ पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, माइकल ओ डायर, ठीक, उसने ही आदेश दिया था रेजिनाल्ड डायर को। रेजिनाल्ड डायर कौन था उस समय वहां का, जिसको हम कहते हैं माइकल ओ डायर तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उस समय जिसने प्रत्यक्ष रूप से गोली चलाने के लिए कहा अपने सैनिकों को वो था रेजिनाल्ड डायर। और साथ साथ जो कि माइकल ओ डायर कौन था उस समय, माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिएगा दो डायर यहां पर संबंधित है। एक है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम क्या है, माइकल ओ डायर जिसको कहते हैं, और इसने जो वहां पर जो तत्कालिक रूप से जिसने सैनिकों को आदेश दिया चलाने का, उसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। पूरा नाम उसका है कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसने सीधा सैनिकों को आदेश दिया। और माइकल फ्रांसिस ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर था। दोनों के नाम डायर थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस घटना का परिणाम यह हुआ कि इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स ने भी दिखावे के लिए एक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया 1919 में, जिसको कि हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हालांकि निंदा तो की गई, यहां पर जनरल डायर की निंदा की गई, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया गया, और इस बात को लेकर लोगों में असंतोष था। इसी में एक नाम और निकल कर आता है जिनका नाम है चेत्तूर शंकरन नायर, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में थे। उन्होंने कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने एक बुक लिखी बाद में, जिस बुक का नाम था गांधी एंड एनार्की 1922 में। और उन्होंने इसमें माइकल ओ डायर को इस चीज के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके लिए दोषी पाया। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि माइकल ओ डायर ने ही आदेशित किया था जनरल डायर को, जिसके कहने पर वहां पर 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। फिर लंदन की एक अदालत में इन्होंने मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। हालांकि 11-1 के बहुमत से पक्ष जो है वो माइकल ओ डायर के पक्ष में मुकदमे का निर्णय जाता है। तो यहां पर तमाम लोगों ने अपने अपने के तरीके से इसका विरोध किया। कांग्रेस ने भी एक गैर सरकारी समिति का गठन किया था, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और महात्मा गांधी उसमें थे। शहीद, यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है शहीद उधम सिंह, जिनका मूल नाम शेर सिंह था। अब उनका भी नाम यहां पर याद करने लायक है। इस घटना के बाद जो बैसाखी में ग्रामीणों का जमावड़ा था, प्रतिबंध से अनजान बड़ी संख्या में ग्रामीण जो थे शांतिपूर्वक एकत्रित हुए थे, लेकिन उन पर अंधाधुंध घेराबंदी और गोलीबारी का परिणाम यह हुआ कि 1000 से ज्यादा लोग जब इस निहत्थी भीड़ के मारे गए, तो इस घटना से एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, जिसके मन में यह घटना घर कर गई थी। उसका नाम था, जिसे हम शहीद उधम सिंह के नाम से जानते हैं, जिनका मूल नाम शेर सिंह था। जब उन पर मुकदमा चल रहा था बाद में, तो उनसे पूछा गया था जब नाम उनसे, तो उन्होंने अपना नाम कोर्ट में जो बताया वो भी बहुत प्रेरणादायक है। राम मोहम्मद सिंह आजाद उन्होंने अपना नाम बताया था, और ये बेसिकली अलग अलग समुदायों को जोड़ने वाला नाम था, और आजाद का मतलब ही था कि औपनिवेशिक शक्तियों से हमें आजादी चाहिए। राम, मोहम्मद और सिंह अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो धर्म है उनको अभिव्यक्त करने वाले नाम थे, और सबको मिला के उन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। इनका संबंध गदर पार्टी से था, HSRA से भी था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से भी संबंध था। और इन्होंने 21 साल धैर्यपूर्वक इस घटना को अपने मन में पाले रखा। और फिर आप देखेंगे कि लंदन में पहुंचते हैं 1940 में। आप देखेंगे वहां पर कैक्सटन हॉल था। कैक्सटन हॉल में उस समय वहां पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी, और उसी मीटिंग के दौरान आप देखेंगे कि माइकल ओ डायर जो था, जब वो भाषण देने के बाद आके बैठता है, तो ये पहुंचते हैं उसके पास, अपनी किताब लिए होते हैं, उस किताब के अंदर वो रखे होते हैं रिवॉल्वर, और उसमें 2 गोलियां जाते हैं और माइकल ओ डायर को मारते हैं 21 साल बाद इस घटना के। और इस तरह से उन्होंने इस घटना का, जो जलियांवाला बाग में जो
हत्याकांड हुआ था, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसकी हत्या करके उन्होंने उसको मारकर उन्होंने उसका बदला लिया। अब इसके बदले उनके ऊपर मुकदमा चला, वहां का जो ओल्ड बेली कोर्ट था ब्रिटेन में, उस वहां पर मुकदमा चलता है, 40 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी जाती है। और फिर फाइनली फांसी देने के बाद उसी में, जिस जेल में फांसी दी जाती है, वहीं पर इनको दफनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि 19 जुलाई 1974 में, 1974 में पुनः इनकी अस्थियां जो है वो वापस लाई जाती हैं। फिर 1951 में जलियांवाला बाग में ही एक स्मारक बनाया जाता है, जो कि इन शहीदों की याद में हम जहां जिसको याद कर रहे हैं। और आज हम 107वीं जो शहादत दिवस है उस पर इन शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये है ये पूरी की पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो कि हमारे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो ब्रिटिश दमन की जो नीति थी कि किस तरीके से उन्होंने एक युद्ध के समय के कानून को एक स्थायी कानून में तब्दील कर दिया ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठ सके। रोलेट एक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको कि जो ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की जगह एक स्थायी कानून में तब्दील कर दिया था और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की। तो साथ साथ जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ मुकदमा न चलाकर उसको सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रवादी भावना को एक नए तरीके से जगाने का काम किया इस घटना ने, और यहां से आप देखेंगे कि इस घटना ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चलिए अब चलते हैं अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप समय के अभाव में चाहते हैं कि कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, तो आपके लिए हमारे पास एक बेस्ट कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स आपको 3 माध्यमों में उपलब्ध है, यानी कि भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में पूरे सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के सिलेबस को कवर करता है। साथ साथ आपको इसमें 18 टेस्ट मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर को कवर करता है। साथ साथ इसमें वीडियो और प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस कोर्स की और भी बहुत सारी खास बात है। इसको विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां इसके विषय में विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। साथ साथ इस कोर्स की जो कीमत है वो 34,999 है, लेकिन इसमें आपको छूट मिलती है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ इसको पाइए। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्ट इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एक फायदा और है, इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर यहां पर दी गई आपके द्वारा जो फीस है वो एडजस्ट की जाती है, यानी कि उतनी फीस आपको कम देनी पड़ेगी, तो आपको दोहरा लाभ है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। साथ साथ नंबर भी हमारा याद रखिए, 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब आपके सामने यह सवाल है कि शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत कब लाई गईं? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 1947, 1974, 1965 या 1984। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपके द्वारा एक सब्सक्रिप्शन हमें और उत्साह देता है बेहतर करने के लिए। साथ साथ टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।